नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो एवरीवन। So let's start class of the day, and this is what new chapter. In the last class we have completed the topic of the abatement. उससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अनलॉफुल असेंबली का। पहले ये था आईपीसी सेक्शन 141। नाउ ये चेंज हो गया है बीएनएस के सेक्शन नंबर 189 में। इतना ही चेंज है, नो अदर चेंज। तो प्लीज राइट डाउन सेक्शन बीएनएस 189, आईपीसी सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? its importance is what? This is important for your prelims, this is important for your mains, and this is very 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 important for your practical point of view. प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के जो दुनिया है उसमें जो हाल मचा हुआ है चारों तरफ, जो ग्रुप वायलेंस है, वहाँ पर इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज़ भी है। तो इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए फॉर ऑल स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड एज वेल एज यू कैन दिस इंटरव्यू। तो व्हेन आई से एज यूजुअल दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस, तो आप जान चुके हैं अब तक मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फिर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और जो सेक्शन है उसको वर्बेटम करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको मुझे एक चीज़ याद आ गई तो यहीं मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कल मेरे एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट से बात हुई, इतना समझाने के बावजूद देखो कैसे करते हैं। कल उससे मेरी आधा घंटा बात हुई कि भी कैसे पढ़ाई करता है। तो वो क्या कह रहा है कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था? टीपीए पढ़ रहा था। तो पहले वो टीपीए के सेक्शन को पढ़ता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करता है, टेक्स्ट बुक पढ़ता है, ठीक है, वीडियो भी देख लेता है, कर लेता है, और फिर वो सर्च करता है टीपीए पर रिसर्च केस लॉज जो आए हैं, लाइव लॉ जाएगा या और किसी वेबसाइट पर आएगा और अपनी थोरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा वो। तो ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ वेरी ब्रिलियंट ऑन दिस एस्पेक्ट। और 99.9 लोगों से बात करोगे जो लीगल फील्ड में हैं, वो सब लोग क्या कहेंगे आपको कि यही तरीका है, बहुत बढ़िया बच्चा। फिर मैंने कहा बेटा तू एक काम कर, तू ये लिख जो तूने किया और साइड में लिख कमेंट्स ऑफ सर, यू कैन नेवर बिकम जज इन लाइफ इफ यू कंटिन्यू दिस। शी वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये तुम जो कर रहे हो किस सोच से करा? तो उसकी सोच में था कि कुछ मेंस में मैं कुछ अलग से लिख पाऊंगा। आप अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, कुछ अलग से कर पाऊंगा। उस चाह में वो लड़का एक टॉपिक को तैयार करने में पूरा दिन लगा रहा है। याद उसने किया नहीं, रिवीजन वो कर नहीं पाएगा। फिर मैंने कहा तू लिख जरा फटाफट, तूने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख और 8 मिनट में लिख, कितना लिख पाएगा? तेरी स्पीड है क्या? कैन यू इवन राइट दोज केस लॉज? डू यू हैव द टाइम टू राइट दोज लॉज? उसकी आंखें खुल गई कि सर आज मेरा भाग्य अच्छा था कि आज आपने मुझे समझा दिया, वरना मैं तो कितना टाइम किल कर लेता यहाँ पर इस तरीके से। तो बहुत सिंपल तरीका होता है, हम लोगों को जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, प्रीलिम्स के पेपर्स हैं, ट्रेंड देख करके, चाहे वो कोई से भी स्टेट का हो, राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वॉट स्टेट, उसका ट्रेंड देखा जाता है। और क्या देखते हैं हम लोग फिर मेंस के क्वेश्चन पेपर्स में, मेंस के क्वेश्चन पूछता क्या है वो। तो हमारा जो पढ़ने का जो दायरा है उतना ही होना चाहिए, और उस दायरे के स्पेसिफिक पर, उस नॉलेज की बेस पे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अनलॉफुल असेंबली का अगर टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर कुछ केस लॉज पढ़ते हैं, वो भी नेम्स मतलब फेमस केसेस नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। अदरवाइज बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट होगी। बेयर एक्ट को ही हम लोग ढंग से रट लेंगे, समझ लेंगे, तो ये आपका काम खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें। वो तुरंत क्लिक कर गई तो तुरंत मैंने बताया आपको, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। तो अनलॉफुल असेंबली को समझना है हम लोगों ने, और समझ करके फिर इसको एक क्लास के बाद में ही 1 घंटे के अंदर रट लेना है बस। तो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज व्हाट? दिस इज अनलॉफुल असेंबली। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहाँ से आएगा आपका? विच सेक्शन डिफाइंस अनलॉफुल असेंबली? बीएनएस सेक्शन 189, बीएनएस सेक्शन 189 क्लॉज 1 defines unlawful assembly.
Earlier it was defined under section 141 unlawful 141 IPC. Never forget the previous sections as well, because ये अभी आपका पीछा नहीं छूटेंगे। अभी ये आने वाले टाइम में अभी ये आपके साथ दोनों को ही पैरेलल लेके चलना पड़ेगा आपको। तो यू कैन नॉट से कि हम लोग बिल्कुल फुली इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको ऐसे रटना चाहिए, अनलॉफुल असेंबली के दोनों ही चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। 189 क्लॉज 1 BNS, 141 अनलॉफुल असेंबली। तो आई बिलीव ये इतना समझ गए हुए आप लोग। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, यहां से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। हाउ मेनी पर्सन्स? एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन को गोल कीजिए, हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स इज डेजिग्नेटेड अनलॉफुल असेंबली। इतनी ही ध्यान रखिएगा बस। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, यहाँ से पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला तो मैं हर बार बोल देता हूँ लेकिन पहले का मतलब आएगा यहाँ से पी फॉर फिल्म्स। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली। कितने लोग, कितने व्यक्ति होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए। जैसे कॉमन इंटेंशन के लिए मिनिमम 2 होने चाहिए, यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम 5 होने चाहिए। डकैती के लिए नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए? मिनिमम 5 होने चाहिए। तो जहाँ पर ये रूल बना लीजिए अपनी लाइफ का, जहाँ पर भी कोई नंबर स्पेसिफिक आ रहा है, in that case you should not ignore that number। मन में, दिल में एकदम भर लीजिए उसको। जैसे भगवान श्री हनुमान जी का है ना कि हनुमान जी ने चीरा सीना तो दिखाई दिए श्री राम दिखाई दिए और सीता जी दिखाई दी। ऐसे ही आपके सीने में दिखने चाहिए अनलॉफुल असेंबली, ये सेक्शन, नंबर ऑफ पर्सन खुश होने चाहिए। एन असेंबली ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हो गया, ठीक। इज डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। असेंबली को बोलते हैं हिंदी में जमाव। तो 5 या अधिक लोगों का जमाव अनलॉफुल, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। कब कहलाएगा? अब शर्तें शुरू हो जाएंगी। नंबर 1 क्या है? देखिए नंबर 1 ये रहा आपका, इफ कॉमन ऑब्जेक्ट, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स ऑफ द पर्सन्स कंप्राइजिंग दैट असेंबली इज। अगर इन लोगों का जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, जो सामान्य उद्देश्य होगा, निम्नलिखित में से कोई सा एक होगा, एक या एक से अधिक होगा। तो यहाँ पर आपको अभी 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। उन 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स को आपको रटना है पूरी तरीके से और समझना भी है अच्छे तरीके से। तो कौन कौन से कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। देखिए नंबर 1, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है, अभी तक हम लोगों ने समझा है कि कोई भी जो असेंबली होगी, दैट असेंबली विल बी कंसिडर्ड अनलॉफुल असेंबली। कब होगी? जब 5 और मोर पर्सन्स होने चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए? उनका जो ऑब्जेक्ट है वन ऑफ द गिवन 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स होगा। ये हो गया फॉर्मूला आपका, कि ये है आपका फॉर्मूला कि 5 और मोर पर्सन्स प्लस one of the given 5 common objects. If it happens, then assembly will convert into unlawful assembly। ये केमिकल रिएक्शन बना के दिखा दिया मैंने आप लोगों को कि एक अनलॉफुल असेंबली है। एक जार में लो अनलॉफुल असेंबली, उसके अंदर डालो 5 लोगों को और उनके दिमाग में होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट निम्नलिखित 5 में से एक। और फिर जब आप उसे हिलाओगे, उसको और पोर करोगे, तो वो बने क्या निकल कर आएगा? वो अनलॉफुल असेंबली डाली थी वो निकल करके आएगा, लॉफुल असेंबली निकल कर आएगा अनलॉफुल असेंबली। असेंबली थी लेकिन अब क्या वर्ड ऐड हो जाएगा उसमें? अनलॉफुल असेंबली। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई? 5 कॉमन ऑब्जेक्ट, मिनिमम 5 पर्सन्स। मिनिमम कहा है मैंने, अब ये मिनिमम के बाद में 6 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। हम कौन से मैटर डील कर रहे हैं समझे? प्रधानमंत्री के घर को घेरा भीड़ ने, देखा होगा अपने बांग्लादेश में भी, है ना? आपने देखा होगा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ट्रेन को रोकते हैं। सरकारी जो ऑफिस है उनके अंदर गुंडागर्दी करने की कोशिश की जाती है, भीड़ के द्वारा की जाती है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा खास करके रूरल एरियाज़ में जब डिस्प्यूट होते हैं, लैंड डिस्प्यूट होते हैं, तो एक खानदान के लोग होते हैं, 8-10 निकल करके आते हैं लाठी लेकर के, अपने शस्त्र लेकर के, कि भाई आज इस प्रॉपर्टी पर हमें कब्जा करना ही करना है।
ये हमारी ज़मीन जोत कैसे रहा है, हमारी तरफ डोल बना कैसे दी इसने, हमारा पानी काटा कैसे इसने, ऐसे। तो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए ये सेक्शन डेवलप कर गया था। और इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे पूछता हूँ मैं ये, व्हेन दे गेट कन्फ्यूज्ड। तो चलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। अनलॉफुल असेंबली विल कन्वर्ट इनटू अनलॉफुल असेंबली, lawful assembly will convert into unlawful assembly if two conditions are satisfied. Number one, number of persons are 5 or more, and second the common object is what of given is what one of the given 5 objects. देख लेंगे आप लोग, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर रहा होगा सबको अच्छे तरीके से, है ना। अब देखिए, इसमें जो एक बात नोट करने वाली बात है वो ये बात आई है कि कॉमन ऑब्जेक्ट का एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, कॉमन ऑब्जेक्ट। ये आपको लिख लेना चाहिए, समझना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट कि व्हेन वी से कि विद द ऑब्जेक्ट इज कॉमन, कॉमन ऑब्जेक्ट समझ है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमारे नरेंद्र दुबे हैं। कौन साहब हैं? नरेंद्र दुबे साहब हैं। नरेंद्र दुबे साहब मूंगफली खा रहे हैं बाजार में खड़े खड़े, सही। और उधर से निकलता है जुलूस, उसमें है बांसुरी, उसमें है वृद्ध, उसमें है प्रियांश, उसमें है आकांक्षा, समझे, उसमें है स्तुति, उसमें है सौरभ, सब कुछ। और हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, है ना। दुनिया भर के नारे लगाने शुरू करते हैं। तो उनका अब क्या करते हैं, नरेंद्र दुबे भाई साहब अपनी मूंगफली खाते खाते इनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि इनका घर भी उसी डायरेक्शन में आता है कि मजे लेंगे आज। और उस ग्रुप ने किसी उसमें दुकान में आग लगा दी। और जब पुलिस आई, सीसीटीवी में देखा कि एक भाई साहब नरेंद्र दुबे भी थे, इनको पकड़ा गया कि यू वर द पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। कह रहे भाई साहब ऐसे कैसे कह रहे हो आप, आई नोट, मैं तो मूंगफली खाता खाता निकल गया था। कह रहे ना, तो नरेंद्र दुबे का वो कौन सा पॉइंट है जो उसको सेव करेगा। यही ब्यूटी है अंडरस्टैंड, बेरेट को अंडरस्टैंड करने की। एक एक वर्ड का बहुत क्रूशियल मीनिंग होता है, एंड द वर्ड विच विल हेल्प हिम इज द वर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट। ही कैन से, दो आई वॉज प्रेजेंट इन दैट ग्रुप, what I was not having any common object, I was there by chance, because कॉमन ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो ये है। कब हम कहेंगे कि एक व्यक्ति का कॉमन ऑब्जेक्ट था, वो देखिए क्या, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी कॉमन, ये रिक्वायरमेंट है। एंड व्हेन कैन वी से, दे शुड ऑल बी अवेयर ऑफ इट एंड कॉन्क्योर इन इट। नंबर दो चीजें हैं। नंबर वन, बीइंग अवेयर एंड हैविंग कॉन्क्योरेंस, दो बातें हो गई। पहली बात क्या होनी चाहिए, आप उसके बारे में अवेयर थे, आप ये जानते थे ऐसा होगा। हम जानते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हम दुकान को लूटने जा रहे हैं, हम यहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और उसमें मेरी सहमति भी है। वो इम्प्लाइड हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक, लेकिन मेरी कॉन्करेंस उसमें थी। तो अगर ये टू एलिमेंट, ये फॉर्मूला है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है लॉ, ये समझना है आप लोगों ने, इसको साइंस की तरह समझना है। व्हेन कैन यू से द कॉमन ऑब्जेक्ट वाज दिस। ये जो नरेंद्र दुबे साहब हैं, मिस्टर देव हैं, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था या नहीं था, कहेंगे आई वॉज नॉट अवेयर, इवन अवेयर। एंड कॉन्करेंस का तो मतलब ही नहीं होता, बस एक भीड़ जा रही थी, मैं खड़ा हो गया साथ में। इट डजंट मीन आई वॉज हैविंग दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कैन यू डिफरेंशिएट दिस, हु कैन बी सेड टू बी ए कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य। देखिए, हम सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है आज की डेट में। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप सब लोग इतनी गैदरिंग में पढ़ रहे हैं, हम सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड द क्लास ऑफ द डे, एंड अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्वालिफाई द जुडिशियल एग्जाम। आर यू अवेयर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव और नॉट, यस और नो बताइए। आर यू अवेयर, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यस और नो। एंड यू कॉन्क्योर ऑल्सो, आप लोगों की सहमति भी है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। देन वी कैन से दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्ट। बट सपोज someone accidentally just attending this class, जैसे एक दो मेरे स्टाफ के लोग भी बैठे होंगे इसमें,
बिकॉज वो मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो तुरंत एक्शन ले सके वो। दे डोंट हैव एनी कॉमन ऑब्जेक्ट इन दिस, समझे। उनका जो प्रेजेंट होना इस ग्रुप में, उनका मकसद दूसरा है। So though they are they are the member of this gathering, but you cannot say their object is common to us. इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, आई बिलीव। बोलो यस और नो। तो मीनिंग समझ में आया कॉमन ऑब्जेक्ट का? yes. मुझे अच्छी तरह याद है एक डेमो क्लास में द बॉय वाज अबाउट 26-27 ईयर्स ओल्ड, और ऑफलाइन डेमो क्लास में उसकी मम्मी आई साथ में, और उसकी मम्मी ऑफलाइन क्लास में बैठी, ठीक, बच्चे के बेटे के साथ में, मम्मास बॉय के साथ में। हालांकि मेरे लिए बड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि कोई बच्चा इस उम्र में भी मम्मी के साथ बैठ सकता है ऐसे? मम्मी इतने प्रोटेक्टिव हो सकती है क्या? और क्या उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा? लेकिन उसकी बात छोड़िए। तो जो क्लास में बैठे थे उनका ऑब्जेक्टिव अलग था, मॉम का ऑब्जेक्टिव अलग था। दो शी वाज द पार्ट ऑफ दैट गैदरिंग। तो ये नहीं कह सकते कि मॉम का ऑब्जेक्ट और बाकी सबका कॉमन था। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, है ना। यहाँ पे क्या कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर? प्लीज सी द वर्ड्स, यू कैन डिवाइड इट। देयर आर टू वर्ड्स, वन है ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, और एक वर्ड है कॉमन मतलब सामान्य उद्देश्य। इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग करनी है, यहीं से आपका जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होता है। तो सामान्य उद्देश्य तब होगा जब आपके ऑब्जेक्ट में, आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसे होंगे? वो कॉमन होंगे। और कॉमन हम कब कहलाएंगे? व्हेन हम कॉन्क्योर करेंगे, हम उससे सहमत होंगे। और हम सहमत कब होंगे? पहले पता तो हो भाई, पहले पता तो हो, तो अवेयर होना चाहिए। तो अवेयर हो प्लस कॉन्क्योर करें, तब हम कह सकते हैं कि वी वर हैविंग द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्ट। ये हमारा इनिशियल वर्ड्स थे कि एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। नंबर 1, अनलॉफुल असेंबली कब कहलाएगी? कि पहली कंडीशन क्या है कि इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स इज। तो हमें पहले यही समझा कि भाई कॉमन ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, जो कि हम सफलतापूर्वक समझ चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज व्हाट, जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा ये हमने समझना है। जो यहां पर इस सेक्शन में आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिए गए, ABCDE, 5 ऑब्जेक्टिव्स। सो उससे अलग कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली के लिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए जो ABCDE में जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक या ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मान लीजिए ये जो भाई साहब है ऋषि भाई साहब की बारात जा रही है, भाई साहब बैठे हैं घोड़ी पर। कितने लोग हैं इनके पीछे जो साथ में चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं? लगभग 100 मान के चलिए। तो 5 और मोर पर्सन की कैटेगरी में तो आ गए नहीं आ गए? और ऑल आर अवेयर कि हम कहाँ जा रहे हैं, और सब लोग सहमत भी हैं कि भाई शादी होनी चाहिए। हो सकता है एक आध नहीं भी हो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन मान लेते हैं कि मैक्सिमम तो अवेयर है ही और कॉन्क्योर भी कर रहे हैं, तो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन अनलॉफुल असेंबली नहीं मानी जाएगी वो, क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव्स अनलॉफुल असेंबली के लिए, इनमें से ही कोई एक होना चाहिए जो ABCD पॉइंट पे मेंशन्ड है। इन 5 ऑब्जेक्टिव से अगर कोई बाहर का ऑब्जेक्टिव है, देन इट विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली। आई बिलीव ये इसके महत्व समझ गए होंगे आप लोग। अब हमने समझना है 1 बाय 1 एक एक करके कौन कौन से हैं ये। एंड देन पर आ जाइए फर्स्ट। तो पहले लिखा होता था फर्स्ट, IPC में लिखते थे फर्स्ट, अब यहां पर BNS में कर दिया है उसको A। टू ओवररेव बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट
or parliament or legislature of any state or any public servant in the exercise of lawful power of such public servant। ये हुआ पहला ऑब्जेक्टिव, इसी को समझना है आपने। क्या है इसका? टू और हिंदी में बोलते हैं, अगर कहें तो आतंकित करना होगा मेरे ख्याल से, इसको आतंकित करना। हाँ, टू ओवर ए बाय क्रिमिनल फोर्स। यहां पर देखिए, यहां पर जो आप लोग समझना है उनको क्लिक, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। टू ओवर एक, टू ओवर एक क्रिमिनल फोर्स को गोल कर लीजिए। यहां पर ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट इसको ये समझना, ओवर को समझना होगा हमें, क्रिमिनल फोर्स को समझना होगा हमें, और ये जो अथॉरिटीज हैं 6-7, ये थर्ड पॉइंट, इनका बकेट को ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रुप को। अब समझिए ये क्या है, ये ओवर बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँगा, देखिए फिर एक ट्रिक लिख लीजिए। जब मैं इन बिटवीन आपको कुछ समझाता हूँ ना इस तरीके से, तो आप ऐसा कीजिए भाई, एक अलग से कॉपी बना के बैठ जाइए कि जहाँ सर सब्जेक्ट से अलग कुछ समझाते हैं वो ज़्यादा कीमती बात होती है, उसको अलग से नोट करते चले जाइए। तो सारी जो ट्रिक्स हैं उनकी एक आपका पूरा का पूरा 10, 20, 30 जितने भी आएंगे उस सबका कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका। आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेंस में है बहुत क्रूशियल होगा आपका हिंदी और ट्रांसलेशन वाला पेपर, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। एक तो ये, दूसरी बात, आपको मैक्सिमम हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पर हिंदी में भी काम करना पड़ेगा आपको। तो कई बार हम लोगों के लिए, और पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लिए ये जो बैरियर है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि आप हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोल पाओ, इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश में बोल पाओ, ये धारा प्रभाव आपको दोनों में बनाना पड़ेगा। और इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो, आपने भी देखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही भाषा बोलूँ, क्या हिंदी मीडियम पढ़ाऊँ तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँ तो मैं दोनों ही भाषाओं बोलता हूँ इसमें। तो उसका तरीका क्या है कि आपके पास जो बैरियर है वो द्विभाषीय होने चाहिए, डाइग्लॉट होने चाहिए, जिसमें एक तरफ होगा इंग्लिश वर्जन, एक तरफ दूसरी तरफ अपोजिट साइड होगा हिंदी वर्जन। आप और दोनों को ही एक साथ पढ़ें। तो जो की वर्ड्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए, लेकिन ऑटोमेटिकली जब रिपीटेडली पढ़ते रहेंगे तो आपके माइंड में वो सेट होते चले जाएंगे। इंग्लिश मीडियम ज़्यादा आसान है, हिंदी मीडियम मुश्किल है। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि धीरे 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 वो वोकैब, मुश्किल से 200 वर्ड्स है लॉ में जो रिपीटेडली यूज होते हैं, क्रिमिनल फोर्स और ये वो, यही रिपीट होता रहता है बार बार। कॉमन ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन, नॉलेज, वही सब चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। वॉलंटरली, नोइंगली, है ना, विदाउट मेलाफाइड, गुड फेथ। 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं है, वो आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे तो मीडियम चेंज हो जाएगा सबका भी। लेकिन मीडियम चेंज इंग्लिश वालों के लिए भी है कि इंग्लिश वाले हिंदी में कैसे लिखेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो यही वो शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर वहाँ पर हिंदी वाले जब ट्रांसलेशन करेंगे तो मेरी बात याद आएगी कि सर ने चीख के समय थक गए थे, हमने ध्यान नहीं दिया। ओवरनाइट ट्रांसलेशन वाले पेपर की तैयारी नहीं हो सकती है। इंग्लिश की ग्रामर क्लासेस सिखाई जा रही हैं, क्लासेस चलती हैं अलग से, लेकिन वो जब तक ये नहीं होगा आएगा वो सारी क्लासेस बेकार हो जाएंगी। तो वो कैब आपको ये वाली रट शुरू कर देना चाहिए बस। जैसे ही कोई सेक्शन पढ़ो उसको हिंदी में कर जरूर पढ़ लो आपको, ठीक। तो देखिए टू ओवर एव, यहां पर आप आते हैं दोबारा बैक टू दिस फर्स्ट। टू ओवर एव क्या मतलब? आतंकित करना। पहले क्या करना है? आतंकित करना। अब ये समझिए आतंकित करना क्या करना है? आतंकित करना है। और कैसे करना है? बाय क्रिमिनल फोर्स करना है, आपराधिक बल दिखाकर करना है, आपराधिक बल से करना है, आपराधिक बल से करना है, या फिर आपराधिक बल के प्रदर्शन से करना है। ईदर बाय क्रिमिनल फोर्स और बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू ओवर एव। अब ये समझिए इसको किस किस को करना है? इन अथॉरिटीज को याद कर लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को करना है या राज्य सरकार को करना है। दूसरा किसे करना है? पार्लियामेंट को करना है, संसद को करना है, या लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की विधानसभा को, विधायिका को करना है, या फिर नेक्स्ट क्या है? पब्लिक सर्वेंट को करना है, किसी लोक सेवक को करना है। कब?
इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, ऐसे लोक लोक पब्लिक सर्वेंट क्या था, भूल गया मैं, लोक सेवक, हाँ, लोक सेवक की विधि पूर्वक जो उसको पावर्स दी गई हैं उसकी एक्सरसाइज करते हुए करना है। तो ये आपको आया, समझे। तो ये किन किन अथॉरिटीज को करना है ये रटना पड़ेगा आपको। तो नंबर 1 है टू ओवरएव, नंबर 1 ओवरएव करना है, यानी कि आतंकित करना का उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, ओवरएव करना है। किसको करना है, इन 5 अथॉरिटीज में से किसी को करना है। ईदर दैट कैन बी द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट कैन बी द सेंट्रल लेजिस्लेचर और द स्टेट लेजिस्लेचर, और थर्ड कैटेगरी आ गई पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट की। कैटेगराइज वाइज करेंगे 3 हो गए, अदरवाइज नंबरिंग कर लीजिए 5 हो जाएगी। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर 2 हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 4 हो गए, और 5th हो गया पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के आगे क्या लिखा हुआ है देखो, पब्लिक सर्वेंट को जो आतंकित करना है कब करना है, ऐसे नहीं है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि ये जो रत्ना मैडम है, ये रत्ना मैडम इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, अब ड्यूटी करके अपने घर पहुंच गई, लेकिन पर्सनल ग्रजेस की वजह से पड़ोसी जो हैं दे आर नाउ ट्राइंग टू ओवरएव हर। तो दो ही शी इज ए पब्लिक सर्वेंट, बट एट द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट शी वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग हर पावर्स एज पब्लिक सर्वेंट। तो हर एक पब्लिक सर्वेंट का मतलब यहां पे दोनों बात को ध्यान रखना है कि when he is being overruled, number 1 he is acting as a public servant and now he is exercising his lawful powers। अपनी लॉफुल पावर्स को जब वो पब्लिक सर्वेंट एक्सरसाइज कर रहा था, किसी के घर में रेड डालने गया, वारंट पर अरेस्ट करने गया, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन करने गया, व्हाट इट। तो एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक मर्डर होता है। उस मर्डर को की तलाश में वो एक, अब नाम बहुत दिनों से देखी नहीं मैंने, वो उस एक जो पुलिस ऑफिसर है जो प्रहलाद चाचा बने हैं उसमें पंचायत में, उसमें पुलिस ऑफिसर बना है, वो ढूंढने जाता है वहाँ पर कसाई खाने में। तो उसको बेचारे को सबूत के रूप में एक उंगली मिलती है। तो ही वॉज टेरिफाइड देयर, ही वॉज द पब्लिक सर्वेंट, ही वॉज एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स एज पब्लिक सर्वेंट। तो जब घर आ गए आप, यू आर ए कॉमन मैन, उस समय की बात नहीं कर रहे। तो ये जो कि पब्लिक सर्वेंट को जब भी कहीं मेंस में लिखेंगे आप, तो यू शुड नॉट फॉरगेट दिस लाइन, दिस इज नॉट ओनली पब्लिक सर्वेंट। हमेशा ध्यान रखेंगे पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ आपने ये लाइन भी याद रखनी है, इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल, ये बात आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो इन अथॉरिटीज को याद रखेंगे आप लोग। आगे क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि ओवरएव का मतलब क्या है। व्हेन कैन यू से बी ओवरएव्ड, तो व्हेन ए पर्सन इज, लिख लीजिए इस लाइन को, व्हेन ए पर्सन इज टेरिफाइड इनटू डूइंग व्हाट ही हैड अदरवाइज नो माइंड टू डू दैट। जब किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए डराया धमकाया जाए, है ना, जिसको उसका मस्तिष्क या मन अदरवाइज करने का नहीं है, ही डिड नॉट इंटेंड, वो नहीं करना चाहता है वो काम, लेकिन आप उसको टेरिफाई कर रहे हैं, उसके मन में भय जता रहे हैं, आतंक जता रहे हैं, करना होगा तुम्हें, ये कर साइन हमारे टेंडर पर, फिल्म गंगाजल, सही है, टेंडर हो रहे हैं इसकी करने का। फिर वो आता है पप्पू यादव आता है किरण, और ये टेंडर जाता है उसमें इसके नाम लगाओ अंगूठा, इंजीनियर कह रहा नहीं करूंगा, गॉट इट पॉइंट। तो टेरिफाई करना, मेरे बच्चे का केस, मेरे बेटे का केस ड्रॉप कर दे, तो उसको अरेस्ट मत कर, ऐसे मत कर, वैसे केस बंद कर दे, टेरिफाई करना, ठीक। कैसे काम करने के लिए, जिसको वो अदरवाइज नहीं करता, या इसका उल्टा हो जाएगा। एंड रेफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग व्हाट,
he had otherwise a mind to do, जिसको वो करना चाहता था उससे दूर रहने के लिए कहना। समझे? ऋतु वर्मा, मत करिए ऐसा। जो जांच आप कर रही हैं पुल के गिरने की, उसको रोक दीजिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर रही है? नाउ ऋतु वर्मा इज बीइंग आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तुम ना करो ऐसा जिसका उसको करने का उसका माइंड है, जो करना चाहती है वो। तो when you are being compelled or you are being you brought into fear of doing or not doing something which you want to do or you don't want to do, this is called you are being overraped। आपको ओवररेप किया जा रहा है। जब आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते हैं और उसके विरुद्ध उसका ठीक उल्टा नहीं कराने के लिए या कराने के लिए आपको डराया जाता है, आपको फियर में लाया जाता है, आपको आतंकित किया जाता है, उसको कहते हैं बीइंग ओवररेप्ड, कि आपको ओवररेप किया गया। प्लीज लेट मी नो इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आया या नहीं आया। एवरीवन नाउ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। बस एक बात ध्यान रखना, आप में से वही जज बनेंगे जो जज बनना चाहेंगे। जिसके मन में सेकंड थॉट आती हो ना रात को, उसका मामला डाउटफुल है, ये मान के चलना। बस लगना चाहिए मुझे करना ही ये है और कुछ करना ही नहीं है, समझे? बस तभी आप करेंगे इसको, और ये बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट पढ़िए। एंड वे, लिख लीजिए इस लाइन को, एंड वे द फियर इज ब्रॉट ऑन बाय शो ऑफ फोर्स, he is said to be overawed by show of criminal force। जब वो डर शो ऑफ फोर्स से दिखाया जाता है, बल के प्रयोग से कराया जाता है, तब हम कहते हैं कि he is overawed by show of criminal force। तो एक तो होता है एक्सरसाइज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपने आपराधिक बल का प्रयोग कर डाला, मार पिटाई कुटाई कर डाली। एक होता है शो ऑफ। तो अगर मैं केवल शो ऑफ फोर्स पर, है ना, और बाय, इन दोनों के मीनिंग को भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही क्या था, ये रहा और दो वर्ड है यहां पर, क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। जो सुहेल भाई साहब हैं, घर बैठे हुए हैं, ठीक, और इनका दिल आ गया है शकीना पर, और अब्बू जो हैं वो सख्त खिलाफ है इस बात के। तो दो ही बातें हो सकती हैं, क्रिमिनल फोर्स और शो फोर्स। तो अगर डंडा केवल दिखाया जा रहा है बस अभी, तो क्या हो गया वो, बोलो? वो हो गया शो। देख ले, भूल जा, सही है। ये लड़की वाले आके चले गए घूम करके, मोटरसाइकिल घुमा के चारों तरफ बस, तो क्या हो गया, शो हो गया। और थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, थोड़ा थपड़ा दिए, समझे, तो क्या हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। बोलो है ऐसा ना। सो दिस इज वर्ड, दोनों ही वर्ड हैं, दैट कैन बी, यू कैन बी ओवररेप्ड बाय क्रिमिनल फोर्स और यू कैन बी ओवररेप्ड बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। यस और नो। तो मैंने पूरी की पूरी एक एक वर्ड समझा दिया आपको और रटा भी दिया, बेसिकली आपको रट लिया। अब दोबारा पढ़ना नहीं है इसको, सीधा रटना है अपने आके को। बस नेक्स्ट पर पूछते हैं आप। अब नेक्स्ट समझिए, देखिए क्या बात आ रही है। ओवरिंग मेरे बाय सुपीरियर इन्फ्लुएंस, इस वर्ड को लिख लीजिए लाइन को रहा। ओवररेविंग मेरे बाय सुपीरियर इन्फ्लुएंस इज नॉट क्रिमिनल नोर इज ओवररेविंग बाय फियर इलीगल अनलेस इट इज अटेंडेड बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। देखिए क्या है सुपीरियर इन्फ्लुएंस। सुपीरियर इन्फ्लुएंस क्या मतलब क्या है? एक होता है, हम लोग सुनने आतंकित होना, तो भैया डर तो, फियर जो फैक्टर है वो आपके सुपीरियर बॉसेस का भी होता है नहीं होता? तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहां पर जो ओवररेप है वर्ड है, दैट इज कनेक्टेड विद द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अगर किसी व्यक्ति को केवल इस वजह से डर है कि भाई ये जो डर है, किस जो हमसे कोई पद में बड़ा है या
रुतबे में बड़ा है, किसी तरीके से भी सुपीरियर, हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ओवररेविंग मस्ट बी कनेक्टेड विद द शो ऑफ द क्रिमिनल फोर्स, otherwise it will not be considered overraved for the purpose of this section to never forget this line। तो ये आपका हुआ फॉर्मूला एक तरीके से। तो फर्स्ट हुआ यू, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ओवररेव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बाय क्रिमिनल फोर्स कर रहे हैं या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से कर रहे हैं। और किसको कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट को कर रहे हैं, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर या फिर एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। तो ये आपका एक समराइज्ड तरीका हो गया, यहाँ पर समराइज्ड वे हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड क्लॉज ये है, रेजिस्टेंस टू सम लॉ और लीगल प्रोसेस। ये देखिए, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। दो बातें ध्यान रखना, इनको अलग अलग। एक क्या है? लॉ है, एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। टू रेसिस्ट करना है इसको, रेसिस्ट करना है इसको। समझते क्या है कि कोई लॉ है, कोई कानून है, कोई विधि है, उसके एग्जीक्यूशन को का प्रतिरोध करना है। हिंदी में देखें क्या? हाँ, प्रतिरोध करना है, निष्पादन का प्रतिरोध। उस लॉ को लागू नहीं होने देंगे। CAA पास हो गया है, वी विल नॉट अलाउ इट टू बी एग्जीक्यूटेड, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। सही। और क्या क्या है? और बहुत सारे कानून है, जैसे वक्फ बोर्ड अभी तो वो JPC में चला गया, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। सपोज कीजिए वो पास होता है, सपोज कीजिए वो पास होता है, तो उसको जो है हम एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। या और भी कोई लॉ हो गया, मान लीजिए न्यू, जैसे अभी ये BNS आया था, BNS के खिलाफ भी कुछ कई जगह पर एडवोकेट्स ने उसको उसके अपोजिशन में स्ट्राइक की थी। तो ये हुआ रेजिस्टेंस। तो एक हुआ केवल अपना एक विरोध दर्ज करना, एक होता है शब्द रेजिस्टेंस, उसको रेसिस्ट करना, उसको प्रतिरोध करना, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देना। ये तो ये है। तो यहां पर दो चीजों को रजिस्ट करने हैं। अगर उन पांच को मत बोलना, ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है, जो असेंबली है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे जमाव, वो क्या कर रहे हैं? उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, यदि ये हो, क्या हो? टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, किसी कानून के निष्पादन को का प्रतिरोध करना। ये तो हुआ किसी कानून का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी, क्योंकि रिसेंट ही घटना है CAA, उसको करना। दूसरा क्या? लीगल प्रोसेस को करना है। लॉ में और लीगल प्रोसेस में अंतर है। लीगल प्रोसेस ये हो सकता है कि एक ऐसा जो एरिया है जहां पर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, कि मान लीजिए किस एरिया में, दिल्ली में जो बेसमेंट में कोचिंग खुली हुई है हमारी, मैं बता दूं आपको, जिनको नहीं पता, वी आर नॉट एट द, हम लोग बड़े सेफ जोन में हैं और वन ऑफ द सेफेस्ट है हमारा। तो जैसे बेसमेंट में कोचिंग है, सही है। अब बेसमेंट की कोचिंग को डिमोलिश करने के लिए, उनको सील करने के लिए एक ऑर्डर इशू हुआ, तो वो जो क्या कहलाएगा? लीगल प्रोसेस कहलाएगा। अब वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, हम नहीं होने देंगे सील, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो देन दे आर रेसिस्टिंग व्हाट? लीगल प्रोसेस। तो आई बिलीव इन दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड्स एंड यू विल नॉट मिक्स देम while writing answer in mains. You will not skip either. Please let me know आपको बात समझ में आई नहीं आई। This one, this is resist the execution of any law or of any legal process. Yes, बाबा को रोकना पुलिस, बाबा ने भी आतंक काट रखा है यार। तो जो रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर होता है, it connotes some overt act and mere words, लिख लीजिएगा, and mere words when there is no intention of carrying them into effect are not sufficient to prove an intention to resist.
दोनों मंत्र समझ लीजिए। रेजिस्टेंस का मतलब है कुछ एक्शन लिया जाए उसमें। व्हेन कैन यू से देयर वाज अ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस टू द लीगल प्रोसेस, सही है, रेजिस्टेंस टू सम लॉ। हम कब कहेंगे? दैट कोनोट्स सम ओवर्ट एक्ट, कोई कार्य होना चाहिए, केवल शब्द हो, mere words with no intention to carrying them will not amount to the will not prove the intention to resist। अब क्या मतलब हुआ, इसको समझाता हूँ क्या मतलब इस बात का। मान लीजिए जो ये हैं हमारे मोहम्मद सुहेल साहब हैं, है ना। मोहम्मद सुहेल साहब की कहानी आप जानते ही हैं, है ना। इनको बताओ किससे करना है निकाह? शकीना से निकाह करना है, शकीना से निकाह करना है। और जो शकीना का जो भैया है वो उसकी शादी करना चाहता है किसी और के साथ, समझे, सुहेब के साथ करना चाहता है। सुहेल शकीना शादी करना चाहता है और शकीना का भाई सुहेब से करना चाहता है। सुहेब सुहेल दो अलग अलग है, ध्यान रखना आप लोग ये। अब भाई आता है, मान लीजिए दो चार लठैतों को लेकर के यहां से वहां से, है ना, और वो कहता है सुहेल खबरदार जो मेरी बहन की तरफ देखा आज के, खबरदार जो मेरी बहन से कहीं मिले, सही, और कह के निकल लिए। यहां पर क्या हुआ? mere वर्ड्स हैं और पकड़ा इसका गिरेबान, मिलेगा मेरी बहन से एक बार भी। अब यहां पे उन्होंने एक एक्शन लिया है, connotes some overt act। तो what is being tried to explain that resistance में हम कब कहें कि रेजिस्टेंस थी या नहीं थी? मैंने आपको ये केवल रेजिस्टेंस को शो करने को बताया कि डिफरेंस क्या है। mere वर्ड्स केवल शब्दों में और शब्दों के साथ एक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इफ देयर आर ओनली mere वर्ड्स, मान लीजिए पिताजी ने कहा कि बेटा मुनीत, हालांकि मुनीत काफी बड़ा हो गया लेकिन मान लेते मुनीत छोटा ऐसे ही मान लीजिए, बेटा मुनीत पढ़ ले वरना थपिया दूंगा तुझे, हो किस चक्कर में, पढ़ ले चुपचाप, मत गुस्सा दिला। वर्ड्स है। लेके आए एक कुछ बैत साथ में, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये अलग चीज हो गई। तो रेजिस्टेंस का मैं केवल mere वर्ड्स और सम ओवर्ट एक्ट के साथ बात समझाने की कोशिश हूं। इस लाइन को पढ़िए, आपको समझ में आएगी बात। अभी लॉ और लीगल प्रोसेस को रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस कोनोट्स सम ओवर्ट एक्ट एंड नोट mere वर्ड्स, केवल मात्र शब्द नहीं। When there is no intention of carrying them into effect, जब ऐसी कोई इंटेंशन नहीं दिखी कि जो बोल रहे हैं उसको कैरी ऑन भी हो सकता है, उसको चरित्रार्थ भी कर सकते हैं, then this will not prove the intention to resist, की रेसिस्ट करने की इंटेंशन थी। तो प्लीज एवरीवन लेट मी नो कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, चलिए बढ़ते हैं आगे को। लाइन लिख लीजिए वाली, अंडर दिस क्लॉज द एक्ट रेसिस्टेड मस्ट बी ए लीगल एक्ट। एक्ट मस्ट बी रेसिस्टेड ए लीगल एक्ट। क्या मतलब है इस बात का? कि जो अनलॉफुल असेंबली में है, हम लोग अनलॉफुल असेंबली की बात कर रहे हैं। अनलॉफुल असेंबली में एक रिक्वायरमेंट क्या है? टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल लॉ। रेसिस्ट व्हाट? रेसिस्ट व्हाट? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ या एलपी, लीगल प्रोसेस। इफ यू आर resisting what? A process which is not legal, then this clause will not apply. Mind it, please see the words. To resist what? Any process which is legal. If there is only process but process is it itself illegal, then the resistance to such illegal process will not come into the category of unlawful assembly। क्या समझे? समझे नहीं समझे? कि इलीगल प्रोसेस को अगर हम कर रहे हैं तब क्या मतलब हुआ? हाँ जी हाँ, यार आजकल फिल्में कम देख रहा हूं मैं,
ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए मुनीत गौर साहब की सोसाइटी में पुलिस घुस आती है, सही है? दरवाजा खोलो खोलो खोलो। हाँ भाई साहब, बात क्या है? क्या बात है? हमें शक है कि तुम जो है ना ड्रग्स में डील करते हो, ठीक है? सर्च करने आए हो, शो मी सर्च वारंट। वेयर इज द वारंट? कहाँ है वारंट? नाउ दिस इज ए प्रोसेस to be adopted, being adopted by the police force. They want to search the house of Munit Kaur, and now that process is being resisted by the family members of Munit Kaur, numbering more than 5. So can you say this was the case of Unlawful Assembly? No, because he was doing that जो legal process था वो अपने आप में legal नहीं था। द प्रोसेस वॉज नॉट लीगल। आप लीगल प्रोसेस को रेसिस्ट करेंगे तब अनलॉफुल असेंबली के केस में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जैसे एक केस में ए नंबर ऑफ पर्संस रेसिस्टेड एन अटेम्प्ट टू सर्च ए हाउस, काफी लोगों ने एक अटेम्प्ट को, सर्च हाउस को, अटेम्प्ट को रेसिस्ट किया। क्यों? बाय ऑफिसर्स हु डू नॉट हैव द पावर एंड अथॉरिटी टू डू। उन ऑफिसर्स को ये पावर ही नहीं थी कि वो उसको सर्च करे, अथॉरिटी ही नहीं थी, तो उनको रेसिस्ट किया गया। तो देन इट कैन नॉट बी सेड दैट जो है दिस वॉज द केस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो ध्यान रखना, वकालत भी करो और कभी ऐसा केस फंस जाए तो ये क्रूशियल लीगल पॉइंट होगा। किसको रेसिस्ट किया गया? पुलिस वालों को किया गया। वर दे वर हैविंग एनी अथॉरिटी? वर दे ऑथराइज्ड टू सर्च? इफ नॉट, it means this is not resistance to legal process, and if it is not, then it cannot be considered to be the unlawful assembly. Yes or no? come on बताइए। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना? कविता पवार, समझ में नहीं आ रहा ना? देखो, हमारे यहाँ पे ना अभी भी एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना, एक दो स्टूडेंट आज की क्लास में ऐसे हैं जिनका एडमिशन मेरे ख्याल से 3 साल पहले हुआ होगा या और पहले हुआ होगा, 3, 4, 5 साल ऐसे भी हो सकता है। और ये विधि जुडिशल एकेडमी का ही कमिटमेंट है कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ, जिनका एडमिशन हमने लिया था कि भाई जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक पढ़ते रहिए आप, उनके लिए ये वरदान है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में आप लोग होते हो उस उम्र में सामाजिक प्रेशर बहुत होते हैं, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाती है। और ये मैंने दर्द समझा था उस समय कि ऐसे बच्चे भी किसी वजह से अगर डिसकंटिन्यू हो गई पढ़ाई, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं, किसी वजह से रह गई, तो उसको अपना सपना पूरा करने के लिए ये हर्डल आती है कि भाई एक बार तो हिम्मत करके पेमेंट कर देती, अब दोबारा हिम्मत नहीं है कोचिंग की, फिर वो सेल्फ स्टडी के चक्कर में फंसेगा और वो हो नहीं पाती है कभी, मतलब उतनी रेगुलरिटी से तो कभी बहुत कम की हो पाती है। तो उनके लिए तो कम से कम अगर हमारे पास से अपॉर्चुनिटी है, वो कितना कर पाते हैं वो अलग एंगल हुआ, लेकिन एटलीस्ट एक सहारे के रूप में, एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में विधि जुडिशल एकेडमी हमेशा वहाँ पे खड़ी रहती है। और हम कभी ऐसा भी नहीं करते हैं कि भाई कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो उनके साथ, कि उनको कहा जा रहा है यार ये कहाँ से बैठ गया, कैसे आ गया, है ना। नॉट एट ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट रहता है। और हमारी पूरी कोशिश होती है, दुआएं होती हैं कि भाई जितने लोग भी आए बच्चे हमारे एनरोल्ड हुए वो सभी लोग जज बने। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप सब लोग वो लोग जज जरूर बनेंगे जो शिद्दत से जज बनना चाहते हैं, और वो शिद्दत आपने चेक करनी होगी बस, और उसका किसी और से नहीं पूछना। आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद को देखिए और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं? क्या मेरी कंसंट्रेशन उतनी है? क्या मैं वाकई में जज बनने वाली मेहनत कर रहा हूं? आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है। और जवाब अगर ना हो तो प्रॉमिस करके आना कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा तुमसे मिलने के, मिस्टर नरेंद्र दुबे, इन मिरर, एंड देन आई विल टेल यू कि यस आई एम रेडी।
जिस दिन अपनी आंखों में अपने आप से कह पाओगे उस शिद्दत के साथ, कैसे लगेगी, ऐसी एनर्जी जाएगी कि शीशा टूट जाए एक बार को। यस, क्या बात कर रहा है, मैं बन के दिखाऊंगा, फिर देखना। 6 महीने में भी जज बन सकते हो, और मैक्सिमम मैंने बताया आपको 1.5 साल का प्रोसेस है ये, लगातार पढ़ना। बस जिस तरीके से मैं स्मार्ट ट्रिक्स देते रहता हूँ उन ट्रिक्स को फॉलो करो तब। और उसमें एक ट्रिक ये है कि मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ, आपको हर बार बता रहा हूँ, क्योंकि माइंड में बैठी नहीं है आप लोगों की। देखिए, आपकी जो स्टडीज़ की आपकी जो स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ स्टडी, ये फिर बता रहा हूँ, जो लोग भूल गए हों इसको फॉलो कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। स्टेजेस ऑफ स्टडी कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये नंबर 1 स्टेज होती है। नंबर 2 होती है लर्निंग। नंबर 3 होती है रिवीजन। और नंबर 4 होती है प्रैक्टिस। जनरली क्या होता है, आपका 90% टाइम इसी में लग रहता है। आप हर बार पढ़ने बैठते हो 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इसी काम पे लगे रहते हो, और ये दिस किल्स यू। मेरी क्लास में मैंने ये वाली स्टेज आपकी क्रॉस करा दी। आपने रीडिंग भी कर ली मेरे साथ, आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली। डायरेक्टली गो टू द सेकंड स्टेज, कि इसका मतलब कि अब जा करके केवल मुझे रटना है, रिपीटिव बार बार इस सेक्शन 141 या 189 को बिठाना है दिमाग में। इतना कर लीजिए आप। इस अपने आप से पूछिए, कहीं मैं एक ही काम बार बार तो नहीं कर रहा हूं? मैं रीडिंग वाला काम, अंडरस्टैंडिंग वाला काम रिपीटेडली कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? प्लीज लेट मी नो, आप लोग कितनी बार करते हो ऐसे? पढ़ने बैठेंगे आप यही काम करना शुरू कर दोगे, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नाम पर यही पढ़ते रहोगे। हाँ है ना? बताइए कितने लोग करते हैं ऐसा, ईमानदारी से बताइए। तो हमने ये करना चाहिए कि आपके जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर सामने टेबल पे लगा लीजिए, अपडेट करते रहिए। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या हो चुका, जैसे फर्स्ट स्टेज क्या क्या पढ़ चुके हम लोग, 101 से लेकर के 107, 8 जो भी पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा। फिर ये सेक्शन पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके। तो ये लिस्ट आपकी बन गई फर्स्ट स्टेज की। यार सेकंड स्टेज में क्या करा हमने? सेकंड स्टेज में तो बहुत कम आए यहाँ पर। अभी हमने सेकंड स्टेज में रटा ही कितना है? सपोज करो किसी ने रट लिया 34 से 44 रट लिया एक बार को, प्राइवेट डिफेंस रट लिए, तो अबे हमने रिवीजन तो करा ही नहीं। ये क्यों नहीं गया? इसको हमें इधर पहुंचाना है। अब कीप शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। फिर आप देखना कि आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है बहुत बढ़ जाएगा, और क्वालिफाइंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी। एक जो फोर्थ स्टेज मैंने बताई प्रैक्टिस की, यहां पर सबसे ज्यादा फ्लो होता है। इन सबकी बता रहा हूं आपको, लर्निंग की कोई नहीं है। लर्निंग आपको जैसे करते हैं, बोल बोल के पढ़ना है तो लिख लिख के करना है, तो लर्निंग करनी है। रिवीजन की ट्रिक मैं बताइए आपको, रिवीजन की बताया हूं आप लोगों को। मेरे पास अब सबूत है, मेरे पास ऑडियोज हैं बच्चों की, लगभग वो एक सेक्शन को 1 मिनट में सुना देते हैं। मेरे पास डेली आती हैं, कई स्टूडेंट भेज रहे हैं। एक सेक्शन को 1 मिनट लगा सुनाने में। बस अब भैया घुस जाओ, नहाने जाते हो ना, 10 मिनट्स। एक ही सेक्शन का पीछा मत छोड़ो, 10 बार इसको रिवीजन करके निकलो, जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। लंच के लिए बैठे हो, 10 मिनट खाना नहीं आ रहा है ना, 10 मिनट मिल रहे हैं ना, दूसरा कोई सेक्शन रिवीजन पर रिवीजन करे जाओ। रिवीजन के लिए आप इडल टाइम को यूज करो, है ना। रिवीजन के लिए वो टाइम यूज करो जो आपका वेस्ट हो रहा है, किसी गिनती में नहीं आ रहा। ना आप उसमें आप फिल्म देख रहे हैं, ना अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं उस माइंड में, ना आप वॉक करने जा रहे हो 30 मिनट में जाओगे, 30 सेक्शन को रिवाइज करके आओगे, क्योंकि याद तो कर रखा है, किताब की जरूरत नहीं है। एक हो गया प्रैक्टिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गोल्डन रूल दे रहा हूं आपको, अगर आपने ये अडॉप्ट कर लिया, तो मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन रिपीट कराना पड़ेगा तब क्या माइंड में ना जाए। प्रैक्टिस यहां पे मैं करा रहा हूं आपकी एमसीक्यू की। कोई सी भी एक बुक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया बीएनएस, या पहले आईपीसी थी।
इसका कोई भी PYQ ले लीजिए, कोई भी मान ली कोई सा भी स्टेट हो, यूपी, यूके, वॉट, इसका कोई सा भी एक ईयर हो गया, मान लीजिए 2000 ले लिया हमने, तो केवल फर्स्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करना है, एक पेपर को सॉल्व करना है। फिर जो उसके देखे आंसर्स, उनको डिवाइड करो राइट, रॉन्ग एंड डाउट में। मान लीजिए 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन में से 8 आपने सही किए और आपके 5 रॉन्ग हो गए और 2 हो गए आपके डाउट में। आपने ये काम करा। फिर आप ये काम करेंगे कि आप ये लिखेंगे कि क्वेश्चन पूछेंगे वाई रॉन्ग एंड वाई डाउट। इसके आंसर क्या हो सकते हैं? रॉन्ग, नेवर रेड, कहीं पढ़ा नहीं था इसलिए गलत हो गया। ब्लर मेमोरी, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा था अच्छे तरीके से, ये हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये हो सकता है। और भी रीजंस हो सकते हैं, लिखो इसमें, आप राइटिंग में करना है अपने कि क्यों गलत हुआ। डाउट भी क्यों हुआ, रीडिंग, वही यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत होती है, रीजन लिखो इसके। एंड उन टॉपिक्स के जो 7 टॉपिक्स हैं, ये जहां से क्वेश्चंस आए हैं, ये 7, अब जिंदगी में चाहे कुछ और हो या ना हो, इन 7 टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ में इस सब्जेक्ट को दोबारा ट्राई करो, इन्हीं टॉपिक्स को करो बस। जब ये हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट टॉप अगले साल का ले लीजिए, 2001 का ले लेते हैं मान लीजिए, एंड देन यू विल रिपीट द प्रोसेस। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आज MCQ बैठेंगे, 100 MCQ लगा दिए, 200 MCQ लगा दिए, यू विल बी नो वेयर, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, कुछ नहीं होगा। मजदूर बेचारा सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करता है, आपसे ज्यादा करता है, वो कहीं का कहीं रह जाता है ना। ये मजदूर मेहनत है, ये स्मार्ट मेहनत है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? प्लीज लेट मी नो, कर पाएंगे ऐसा? इज इट हेल्पफुल और नॉट? एंड एक लास्ट ट्रिक आज की, सुबह हो गई, 6 बजे का 5 का अलार्म लगा रखा था, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, IPC पढ़ लूं क्या, CRPC करूं क्या करूं। 5 AM पर उठ गए थे, मोबाइल देख लिया, 5:30 हो गई और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे पढ़ाई करनी क्या है। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? मैक्सिमम लोग के साथ होता होगा ऐसा। जल्दी उठ भी गए, सारे काम भी कर लिए, होता है नहीं होता ऐसा? अगर होता है ऐसा तो इसके साथ एक काम करना है आपने, नाइट में, स्लीपिंग टाइम में डिसाइड कीजिए। यही ट्रिक्स हैं जो आपको स्मार्ट बनाएंगी, लोगों से हेड लेके जाएंगी, लोग देखते रह जाएंगे और आप जज बन चुके होंगे। जस्ट फॉलो इट। ये मैंने मैं कहीं पढ़ के नहीं आ रहा हूं, ये मैंने अपनी जिंदगी अप्लाई की है और जो मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने रिजल्ट दिया है मुझे। आई एम प्राउड ऑफ माई ऑल अचीवमेंट्स। हाँ, तो इससे क्या होगा, रात को बैठ जाओ कि भाई सुबह ही सुबह मुझे आधा घंटा लर्न करना है, 2 सेक्शन घोटने हैं मुझे बस। अब मान लीजिए आपने घोटना शुरू कर दिया, 141, 142, ये इसको रटते ही आपको आइडिया आ जाएगा, अरे यार उसका रिवीजन करना है, उसका MCQ करना है, यहीं से आइडिया आना शुरू हो गए और आपने लिख लिया बस, ये काम है। वो 30 मिनट वेस्ट भी नहीं हुए और आपको अगले दिन के कार्यक्रम का आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। एक साइड में लिख लीजिए और बस बन गया आपकी टू डू लिस्ट, करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत समय आप देखोगे कि 24 आवर्स में ही अगर हम इस टाइम को अच्छे तरीके से यूज कर लें तो ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। उसी समय में इतना समय है कि आप मौज मस्ती भी कर सकते हैं, आप उसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं और जज भी बन सकते हैं। बस हमें अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना है। तो आई बिलीव कि आज के बाद आप लोग काफ़ी कुछ अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और क्वालिटी कोचिंग आपकी शुरू होगी अच्छे तरीके से। तो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। ये बहुत जरूरी था समझाना आप लोगों को, क्योंकि कितना ही पढ़ा लो रिजल्ट नहीं आएगा उससे अदरवाइज। अब थर्ड पर आ जाते हैं। देखिए
थर्ड है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस और अदर ऑफेंस। बस इसमें तो समझाना ही नहीं है कि आप जो है कितने लोग इकट्ठे हुए थे, 5 और मोर हुए थे। एंड व्हाट इज योर कॉमन ऑब्जेक्टिव, यू वांट टू कमिट एनी मिसचीफ। मिसचीफ मीन्स बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए, संपत्ति की यूटिलिटी कम करने के लिए, संपत्ति की वैल्यू कम करने के लिए, उसको कंप्लीटली नष्ट करने के लिए, वट एवर, दिस इज कॉल्ड मिसचीफ। रिष्टि कहते हैं हिंदी में, रिष्टि बोलते हैं ना, रिष्टि। बस आपको प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखना है कि यहां पर ही ध्यान रखना है कि देयर आर 2 ऑफेंसेस विच आर मेंशन्ड हेयर, जिनके नाम दिए गए, मिसचीफ का नाम दिया गया है और क्रिमिनल ट्रेसपास का नाम दिया गया है, एंड बाकी को जनरल कर दिया गया। इसी बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने, बस ये 2 ऑफेंसेस मेंशन्ड हैं और बाकी कर दिया गया अदर ऑफेंसेस का। तो ये कौन कौन से ऑफेंसेस मेंशन्ड है इसको ध्यान रखिएगा, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। फोर्थ पर आ जाइए, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू take or obtain possession of any property, to deprive any person of any enjoyment of a right of way or use of water, other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right। बस समझिए, देखिए क्या है। अभी तक यहां पर हम आ गए, एक सेकेंड रुकते हैं इसको। यहां पर कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है इसमें, अब ये बस समझना आप लोगों ने। एक बार पढ़ लीजिए कि वही बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स क्या करना है, लेकिन यहां पर अब इंडिविजुअल पर आ गए हैं, टू एनी पर्सन। जैसे पहले हम गवर्नमेंट पे थे, जो फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट थी ना, जो क्लॉज 1 में क्या था, क्लॉज वन में था, आपको देखो बेसिकली ओवररेव था। किसको था, मेनली आप कह सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड फंक्शनरीज थे, ठीक है। नंबर 2 में जो ए है और बी में भी क्या था, किसी लॉ को या लीगल प्रोसेस को रेसिस्ट करना था, ठीक। यह तो लगभग गवर्नमेंट मशीनरी से रिलेटेड मामला हो गया, अगर ध्यान रखना हो तो। सी क्लॉज में क्या आ गया था आपका, सी में याद आ गया था कि आप कोई ऑफेंस करना चाहते हैं इसमें। और फोर्थ में आ गया है, 2-3 चीजें मिक्स आ गई हैं इसमें, कि किसी भी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन को अंडरलाइन कीजिए, टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। भैया हाँ, क्या कर रहे हो भैया, बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश में तो जो हुआ है ना, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत डरावना है ये, बहुत डरावना है। और देखो इंग्लैंड में क्या हो रहा है, बहुत डरावना हो रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अच्छे नागरिक हैं, कोई से भी धर्म के हैं, उनको बहुत सोच समझ करके अपने दायित्व को निभाने की ज़रूरत है। बहुत डरावना भविष्य है अदरवाइज। बहकावे में ना आए किसी से, और अपने लेवल पर भी अच्छी बातों को प्रमोट करें। जाति व्यवस्था, जो जाति प्रथा, आई डोंट नो दोबारा से क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं इसको। जाति प्रथा तो खत्म हो जानी चाहिए थी, अब तक तो इतना इंटरमिंगली हो जाना चाहिए। सब एक दूसरे की जाति से बात ही नहीं करते किसी से, लेकिन अब जाति की बात करते हैं। चलिए हम छोड़िए उस बात को, लेकिन जो गुड पीपल हैं, हम जैसे लोग हैं जो पढ़ना जज बनना चाहते हैं, वो कम से कम कुछ बेसिक वैल्यूज़ को जरूर प्रमोट करें अपनी, ताकि सोसाइटी में फिर भी ओपिनियन ऐसी ही बनती है। जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं वो डिस्करेज होंगी, अगर जो अच्छे फोर्सेस हैं वो अपनी अच्छी बात करेंगी। चलिए हम यहाँ पर आते हैं क्रिमिनल फोर्स में। तो अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को, इफ यू वांट टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और आप किसी व्यक्ति को धमकाते हो उसके लिए, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। 5 लोग चले गए, हट यहाँ से, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं उसकी हम, है ना, उसकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन लेना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, ये टू डिप्राइव एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को वंचित करना चाहते हैं, किससे, ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ ए राइट ऑफ वे,
कि उसको वहां से निकलने का अधिकार है किसी जगह से। जैसे ये भाई साहब हैं, हमारे मैडम हैं दीक्षा शर्मा, इनका ये घर है, इसके सामने से इनका रास्ता निकलता है, यहाँ से जाती हैं ये और मेन रोड पर पहुंचती हैं इस तरीके से। तो दिस शी इज एंजॉइंग दिस राइट ऑफ वे, ये यहाँ से इनका रास्ते का अधिकार है। और यहीं पर 5 लोग खड़े हो जाएं, 5 खड़े हो गए, निकल के दिखाओ इस बार से, तो क्या हो गया? डिप्राइविंग एनी पर्सन ऑफ अ राइट। या यूज ऑफ वाटर, कोई वहाँ पानी की टंकी है आनी है, वहाँ से पानी कलेक्ट करना है, या ये हो सकता है कोई नहर है, कोई तालाब है, उस पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको उस पानी को यूज़ करने से रोका जाए, डिप्राइव किया जाए। और अदर इनकॉर्पोरियल राइट, इनकॉर्पोरियल राइट एक होते हैं कॉर्पोरियल राइट, एक होते हैं इनकॉर्पोरियल राइट। यू वेरी वेल अंडरस्टैंड। इनकॉर्पोरियल राइट्स का मतलब हो गया विच you are enjoying those rights but which cannot be seen, which cannot be touched। जैसे राइट टू फिशरी हो गया, इनकॉर्पोरेट राइट है आपका, किसी पे कॉपीराइट हो गया, इस तरह के राइट्स, आपने कोई पेटेंट करा दिया है, ये आपका इनकॉर्पोरेट राइट हो गया। ये आपने कोई बुक लिखी, उसमें रॉयल्टी आ रही है, ये आपका इनकॉर्पोरियल राइट हो गया। आपको तालाब में से मछली इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया, इनकॉर्पोरेट राइट हो गया, है ना। तो ये राइट उससे डिप्राइव करना, बेसिकली किसी व्यक्ति को क्रिमिनल फोर्स या शो क्रिमिनल फोर्स के द्वारा उससे उसके अधिकारों से वंचित करना, ठीक। और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, या फिर कोई अधिकार या किसी उसको सपोज राइट को बाय फोर्स, बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स उसको लागू करना। देखिए ये हुआ टू डिप्राइव, इसको ऐसे तोड़ के रखना, देख इसको ऐसे ही पढ़ना। देखिए ये एक है, ये टू, यहाँ टू से शुरू होता है ना, यहां तक है, ये वंचन के हो गए। या फिर बाय फोर्स, बाय क्रिमिनल फोर्स CF और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज राइट। मेरा हक है, तुम्हारा राइट है ना, कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि भैया एक कब्जा छोड़ दो प्रॉपर्टी का, ऐसे कह समझ लीजिए। कोर्ट ने एक ग्रुप ऑफ पर्संस के फेवर में ऑर्डर दे दिया, डिक्री दे दी है कि भाई द डिफेंडेंट हैंड ओवर पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस। अब ये आपका राइट हो गया, लेकिन आप पहुंच गए लठैत लेकर के, खाली करो मेरी जमीन। यू कैन नॉट डू दैट दो यू आर एनफोर्सिंग एनी राइट। सी यू आर, इट मे बी योर राइट, यू वॉन्ट टू एनफोर्स योर राइट। और ये शब्द क्या लिखा है? सपोज्ड राइट। सपोज्ड राइट को हिंदी में बोलते हैं अनुमित अधिकार। आपने मान लिया है कि आपका अधिकार है। नरेंद्र दुबे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए आप। अनुमित अधिकार है नहीं, लेकिन आप मानते मेरा अधिकार है, उसको लागू करवाने के लिए क्रिमिनल फोर्स का यूज करना या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करना, वो भी है। तो इस वाले जो 4th कैटेगरी है बबुआ, इसको आप अच्छे तरीके से डिवाइड कर लीजिए। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न देन। नंबर 1 कैटेगरी क्या है? देखो इसको मैं 2 से समझ लीजिए, यहां से 2 से आएगा। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, इनके द्वारा क्या करें? या तो ये करें, टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यहां पे लिखा है और। नंबर 2 क्या आएगा? नंबर 2 आएगा ये, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ दीज थिंग्स। फिर आया और, यानी कि नंबर 3। नंबर 3 क्या हो गया? टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज राइट। बोलो यस और नो, कर लेंगे? बढ़िया आगे को, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा जी ई।
बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो क्रिमिनल फोर्स सेम बात है, टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, बस सिंपल सा है। by means of criminal force or show criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do, ऐसा करने के लिए उसको कंपेल करना, कंपेल को हिंदी में बोलते हैं विवश करना, विवश करना, विवश करना, जिसको करने के लिए ही इज नॉट लीगली बाउंड, जिसको वो करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, समझे। तो इसमें मान लीजिए जो छत्रेश गंगवार हैं, छत्रेश गंगवार ने जो है मान लीजिए इनको अपने गांव की किसी युवती से प्रथम दृष्टया प्रेम हो गया, हो सकता है, लव एट फर्स्ट साइट मामला था। अब लड़की को भी पसंद आ गए भाई साहब, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन हुए इनको समझ में आया कि उस लड़के को लव एट फर्स्ट साइट मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। अब भाई साहब भागे भागे फिर रहे हैं, है ना। लड़की वाले कह रहे हैं कि अब इसी से ही शादी करनी पड़ेगी तुझे, कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट इज नॉट। और छोड़ो इस बात को यार, मैं तुम्हें फिल्म दिखाता हूं, फिल्म देखो फटाफट। वेलकम, शेट्टी और मजनू, कंपेलिंग हूम, अक्षय कुमार, कि भैया हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारी बहन से शादी करनी पड़ेगी। कंपल्शन ध्यान आ रहा है तुम्हें, वो कंपल्शन टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू। तो मैं ह्यूमर में समझा रहा हूं आप लोगों को ताकि तरीके से समझ में आए इसका आप लोगों को। और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू, ऐसे काम करने के लिए उसको मना करना जिसके लिए वो करने के लिए जिसे करने का उसको हकदार हो, है ना। मैं अपने खेत को जोतने का, यहाँ पे खेती करने का मेरा अधिकार करे, नहीं तू यहाँ पे खेती नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोचिंग नहीं चलाएगा, तो यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकता, वट एवर सो मैनी थिंग्स। तो यहाँ पर एनी पर्सन के लिए हो गया, किसी एक व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसको कंपेल करना, विवश करना, बेसिकली ध्यान रखना, विवश करना दोनों साइड में, कुछ काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता या जो वो करना चाहता है उससे नहीं करने के लिए कहा जाए, दोनों ही बातों में कर लेंगे आप लोग। छत्रेश बाबू समझ में आई नहीं आई बात, कहां खो गए, विचारों में कहां पहुंच गए भैया। चलिए एक्सप्लेनेशन पर आ जाए। एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। क्या है, एक असेंबली जो पहले अनलॉफुल नहीं थी, विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड, जब ये असेंबल्ड को हिंदी में बोलते हैं इकट्ठा होते समय, इट वाज नॉट अनलॉफुल, बट ये अनलॉफुल बाद में हो सकती है। कैसे हो सकती है बता देते हैं, कैसे हो सकती है। हाँ चलिए, है ना हमारे पास, ये रहा एक केस है, ये एक केस है। इन राम बाबू केस, ए लाइसेंस वाज ऑब्टेन फॉर टेकिंग आउट ए प्रोसेशन। एक प्रोसेशन निकालने के लिए एक आज्ञा ले ली गई शासन से कि भाई यहां से यहां तक हम जुलूस निकालेंगे, तो दिस इज नॉट द अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर तरीके से हमने इसकी परमिशन ले रखी है। लेकिन जिस कंडीशंस पर परमिशन दी गई थी उसका वॉयलेशन हो गया, वॉयलेटेड द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, ठीक है। एंड क्रॉसिंग लिमिट्स अप टू विच प्रोसेशन वाज परमिटेड टू प्रोसीड, जिस स्थान से यहां से आपको शुरू करना था, यहां तक जाना था, लेकिन आपने क्या किया, आप उसको आगे तक लेके जा रहे हैं। तो यहां तक तो था आपका ये लॉफुल असेंबली, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आफ्टर इट बिकेम अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि आपने रूल्स तोड़ दिए आपने। द पुलिस एंड मजिस्ट्रेट डायरेक्टेड देम नॉट टू डू सो, ऐसा मत करो, लेकिन ग्रुप प्रोसेसनिस्ट
made a determined bid to break through the police cordon. It was held a group constitute an assembly, unlawful assembly. तब ये अनलॉफुल असेंबली बन गई। तो इसका उदाहरण है कि जो ग्रुप पहले अनलॉफुल असेंबली नहीं था वो लॉफुल ही था, लेकिन इट मे टर्न अनलॉफुल, बाद में अनलॉफुल असेंबली हो सकती है इसकी। बोलो है या सुन लो, कर लेंगे आप लोग। अब समझ में आया आपको एक्सप्लेनेशन? तो ये हो गया आपका 189 क्लॉज 1। ये था आपका पहले सेक्शन 142 और अब जाकर के ये हो गया है BNS का 189 क्लॉज 2। Whoever being aware of the facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins, अंडरलाइन कर लीजिए, intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly। ठीक, इतना पढ़ते हैं पहले। और इसी में उन्होंने पनिशमेंट दे दिया है, एंड शैल मेंबर बी पनिश्ड विद एक्सटेंड टू 6 months और फाइन और बोथ। चलिए पढ़ते देखिए यहां पर क्या है, इसको समझिए। whoever being aware of facts which render any assembly to be unlawful assembly, जो कोई भी क्या है, whoever being aware, जानते हुए, क्या जानते हुए, फैक्ट्स जानते हुए, वो तथ्य जानते हुए। कौन से तथ्य? विच रेंडर एन असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली, जो व्यक्ति यह जानता हो कि ये अनलॉफुल असेंबली है। ठीक है, क्या मतलब क्या हुआ कि उसको इस बात की नॉलेज हो कि 5 और मोर पर्सन्स हैं एंड उनका 5 में से एक कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो ये तो उसकी नॉलेज होगी, बीइंग अवेयर, वो ये जानता है कि ये असेंबली है। अरे भाई क्यों खट्टे हुए? अरे हड्डी पसी तोड़ लिया, आज घर पे जाना है उसके, उसने हमारे गली की लड़की को छेड़ा कैसे, चलो गली वाले मोहल्लों सबके सब हाथ तोड़ कराएंगे। क्या हो गया? अनलॉफुल असेंबली हो गया। एंड छत्रेस भाई सबको पता चल गया कि ये तो अनलॉफुल असेंबली है। ठीक है, अच्छा ऐसा मैं भी चलता हूं। इंटेंशनली ज्वाइंस दैट असेंबली, इंटेंशनली ज्वाइन दैट ग्रुप, उस असेंबली को आप ज्वाइन करते हो, या कॉन्टिन्यूज इन इट, दोनों है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। और कॉन्टिन्यूज इन इट, इसको समझते हैं कॉन्टिन्यूज का क्या मतलब होता है? मैं समझाता हूं, देखिए इसी दोनों को समझिए। इंटेंशनली ज्वाइंस, इनको इसका अंतर समझिए पहले। इंटेंशनली ज्वाइंस दैट असेंबली और कॉन्टिन्यूज इन इट का मतलब क्या है? देखिए क्या है। हाँ भाई सब लोग आ जाना, दीक्षा, दिव्या, गिन्नी, हर्षित, सब लोग आ जाओ और बस पहुंचना है फटाफट। क्या हुआ सर? अरे पहुंचो, बस पहुंचो। ठीक है सब पहुंचिए। हाँ सर क्यों बताया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो गए, मोर देन 5 हो गए। ठीक है, सही है भाई। देखो ऐसा है, बहुत हो गया, प्रशासन ने बहुत परेशान कर रखा है, यहाँ पे क्लास नहीं चलेंगी, वहाँ पे क्लास नहीं चलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसने नाक में दम कर रखा है, ऐसा शासन वैसा शासन है। वहाँ जा करके हमने जा करके DM ऑफिस में आकर के धरना प्रदर्शन करना है, और वहाँ पर जा करके नहीं मानेंगे तो हॉकी डंडे लेके चलना, तोड़फोड़ करनी है। कॉमन ऑब्जेक्ट बन गया। नो यू आर अवेयर। अब वहाँ पर भाई साहब छत्रेस भी हैं। सर मैं भी चलूंगा सर। इंटेंशनली ज्वाइंस, सही है। दूसरा क्या है? दीक्षा शर्मा वहां पर है, इन्होंने भी सुना है ना। अब इनको पता चल गया कि इट हैज बिकम अनलॉफुल असेंबली। एक ने आकर के ज्वाइन किया कि सर मैं भी आ रहा हूं, मुझे पता चला ऐसे करने वाले हैं आप, और एक जानती है और फिर भी साथ में रहती है। या तो उसका मेंबर छोड़ दे, नहीं सर मैं नहीं, मुझे कैरियर प्यारा है, मुझे नहीं पढ़ना पचड़ो में, आई एम लिविंग इट, बट यू कॉन्टिन्यूस। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। नंबर 1 क्या है? यू आर अवेयर, बीइंग अवेयर, ऐसा जानते हुए समझते हुए, बीइंग अवेयर,
परिचित होते हुए, ये इसका हिंदी बोलते हैं परिचित होते हुए, परिचित होते हुए। इनमें से एक काम करते, ईदर यू इंटेंशनली ज्वाइंस इट, इंटेंशनली ज्वाइंस, और कॉन्टिन्यूज उसमें बने रहते हैं, सही है। देन वॉट, बस खत्म, यू विल बी कॉल्ड, ही इज सेड टू बी ए मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो अनलॉफुली असेंबली का मेंबर है, ठीक है। और यही अपने आप में, अभी इसने कुछ किया नहीं है, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। तो हमने 189 की क्लॉज 1 में, 189 की क्लॉज 1 में क्या डिफाइन किया, बोलो बचवा, अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया। 189 है ये, 189 की क्लॉज 2 में क्या डिसाइड किया, बीइंग मेंबर ऑफ, हु कैन बी सेड टू बी द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। और इसी में फिर बीइंग अनलॉफुल असेंबली को, मेंबर को पनिशमेंट की बात कर दी गई है। पहले ये 143 में था, आईपीसी की जो 143 की है उसी को मर्ज कर दिया गया है 149 की क्लॉज 2 में, और उसमें पनिशमेंट था विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन और बोथ। पनिशमेंट सेम रहा है, बस इसका मर्ज कर दिया गया 189 क्लॉज 2 में पनिशमेंट। तो जो कोई, अभी कोई मार पिटाई हुई नहीं है, अभी कोई मार पिटाई हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर जस्ट ए मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, देयरफॉर यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट फॉर 6 months और फॉर दिस। प्लीज लेट मी नो, बात समझ में आई नहीं आई आपको। सर विल, इसका ये वृद्ध है, विल ए पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू लॉ, ठीक, और मार्च फॉर जस्टिस, be a part of resist the execution, not at all, peaceful protest, peaceful protest, march for justice is your fundamental right under article 19, don't forget this, a right to assembly peacefully, तो दैट इज अ फंडामेंटल राइट, नॉट ए क्राइम। रेसिस्ट के लिए मैंने आपको समझाया था, उस पॉइंट पर मैं ध्यान नहीं दिया, मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूं, देखिए क्या है ये मैंने समझाया था। रेजिस्टेंस का मतलब है सम ओवर्ट एक्ट, नॉट मियर वर्ड्स। रेजिस्टेंस तब आएगा जब उसमें कोई आप एक्शन लो उस तरीके का, केवल पीसफुल मार्च में उसमें ही खुद पीसफुल छुपा हुआ है आपके उसमें, राइट। तो ये फैक्ट्स टू फैक्ट्स देखा जाएगा कि रेजिस्टेंस माना जाए या नहीं माना जाए। पीसफुल मार्च था, आपने उसकी परमिशन ले रखी है, इट इज नॉट अनलॉफुल असेंबली, लेकिन आप वो लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए आए हैं और आप खड़े, ऐसा हम नहीं करने देंगे, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध हो गया। एक होता है विरोध जताना और एक होता है प्रतिरोध करना, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, यहां पर आप यू आर डूइंग समथिंग मोर देन दैट, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं 189, ये है 189 की क्लॉज 3, 189 की क्लॉज 3, और इट इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 145 आईपीसी, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग।
पढ़ते हैं क्या है। whoever joins or continues in unlawful assembly। कैसे? knowing क्या? that such unlawful assembly has been commanded to disperse। बस, बहुत टेक्निकल बात नहीं है, एक बार समझना था बस, कि अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी अनलॉफुल असेंबली को या कंटिन्यू करते हैं, अब इसका मीनिंग समझा चुका हूं। कब? व्हेन यू नो, नोइंग दैट अनलॉफुल असेंबली हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। उस अनलॉफुल असेंबली को कहा गया कि सब अपने अपने घर चले जाइए, हट जाइए, चले जाइए, जगह खाली कर दीजिए। कमांडेड टू डिस्पर्स, डिस्पर्स को हिंदी में बोलते हैं बिखर जाने के लिए। जिस विधि विरुद्ध जमात को बिखर जाने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए आदेश किया जा चुका है, आप उस आदेश के उल्लंघन में फिर भी वहां पर बने रहते हैं, समझे, कंटिन्यू करते हैं या आकर के ज्वाइन कर लेते हैं इसको, तो आपने जो अपराध किया है वो अपराध किया है सेक्शन 189 की क्लॉज 3 में, जो पहले 145 आईपीसी था। और आपको दंड मिलेगा कितना? एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट, 2 ईयर्स और फाइन और बोथ, देख लेना आप। तो इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं थी, आई बिलीव समझ गए होंगे आप लोग। दिस इज 143 189 क्लॉज 3 कर लेंगे, हाँ है ना। उसी तरीके से अब आपका आ जाएगा 189 की क्लॉज 4, इसको भी देख लेते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशन वाले हैं बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 189 की क्लॉज 4, 189 की क्लॉज 4 का जो कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन था आईपीसी में था 144 आईपीसी। यहां पर क्या कहता है ये बस ज्वाइनिंग मेनली है, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली, कैसे? आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। इतना भी याद कर लेंगे, इतने से कल्याण हो जाएगा बस। देख लेते हैं क्या है वही, whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as weapon of offense, कैसा? likely to cause death। whoever being, बस क्या है, is a member of unlawful assembly, बस ये है पनिशमेंट, ऑफेंस ये कि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर भी हैं, आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर भी हैं, और क्या है, यू आर आर्म्ड विद डेडली वेपन। आप डेडली वेपन को हिंदी में बोलते हैं घातक आयुध, लिख लीजिए हिंदी में, घातक आयुध, या कोई ऐसी वस्तु है जिससे किसी की डेथ हो सकती है, ये कैरी कर रहे हैं आप, बस। तो नंबर 1, यू आर द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली।
नंबर 2, आप खास बात क्या है, व्हाट यू आर कैरिंग, यू आर आर्म्ड, आपके पास आर्म्स है, आपके पास क्या है, आयुध है, कैसा है, घातक है, डेडली, डेडली है, या कोई ऐसी, जैसे क्या हो गया, पिस्टल है, बंदूक है, तलवार है, ये डेडली वेपन्स हो गए, या फिर कोई अन्य कोई ऐसी चीज है जिससे कि मृत्यु कर सकते हो, तो आपने अपराध किया 189 क्लोज 4 में, और आपको पनिशमेंट कितना मिलेगा, जो 2 वर्ष तक का हो सकता है, वही 2 years। ये रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बस ये जानना है कि कौन सी क्लॉज में क्या पनिशेबल है। तो यहाँ पर आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, तो ध्यान रखना अभी हम क्या कर रहे हैं, यू आर बीइंग पनिश्ड जस्ट बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ दिस, बीइंग मेंबर हो गए तो पनिशमेंट मिलेगा, डेडली वेपन के साथ हो गए तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसी अनलॉफुल असेंबली है जिसको बिखर जाने के लिए कह दिया डिसवर्स, लेकिन आप उसको ज्वाइन करते हो या कंटिन्यू करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। बोलो यस और नो, कर लेंगे आप लोग, कोई टेक्निकल बात तो है नहीं, केवल जानना है इसको। एक ये है आपका 189 क्लॉज 5, ये आपका कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन था 151 आईपीसी, इसको एक साथ कर दिया इन्होंने। इसमें क्या है, whoever knowingly joins or continues क्या, any assembly of 5 or more persons, कैसी असेंबली है, बस ये खास बात है, इसको अंडरलाइन करने लेना, लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस, ऑफ पब्लिक पीस, लोक शांति जिससे भंग हो सकती है, आप जानते हुए नोइंगली ज्वाइन करते हैं उसको बस, जबकि इसको क्या था, कमांडेड टू डिस्पर्स, ये अलग पॉइंट है, समझाया था आपको। देखिए 3 पॉइंट है इसमें, कि आपने एक ऐसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किया या कंटिन्यू किया, ठीक, ये तो हर सेक्शन में आ रहा है। उसकी खास बात क्या थी असेंबली की, दैट असेंबली वॉज लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, उस अनलॉफुल असेंबली से लोक शांति भंग हो सकती थी। देखो अनलॉफुल असेंबली किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है ना, किसी के प्लॉट पे चले गए कब्जा करने के लिए, लोक शांति भंग नहीं हो रही है, आपके घर पर कोई रेडिंग डालने आ रही है, इकट्ठे हो गए लोग, उससे लोक शांति भंग नहीं हो रही है। यहाँ पर हम कर रहे हैं सीए के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी भी कॉज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ से लोक शांति भंग हो सकती है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था एक बार को, और उस लॉफुल असेंबली को सेकंड, पहली बात तो ये है कि ये अनलॉफुल असेंबली है, नंबर 1, पहली बात क्या है, ये अनलॉफुल असेंबली है। नंबर 2 ये कैसी है कि उससे पब्लिक शांति भंग हो सकती है, और नंबर 3 ये है कि उसको बिखर जाने के लिए आदेश दिया जा चुका है। यह सब जानते हुए भी नोइंगली आप उसको ज्वाइन करते हो या कंटिन्यू करते हो तो आपने अपराध किया 151 आईपीसी या 189, इसमें आपको सजा मिलेगी कितने की, 6 months तक की। तो बेसिकली 189 में क्या डिफाइन क्या है, 189 में उन्होंने अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया। नंबर 2 फिर उन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली कौन होगा उसको डिफाइन किया, और डिफरेंट सिनेरियो में जो असेंबली जो मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली है उसको दंड की व्यवस्था की गई है। तुम डेडली वेपन के साथ हो गए तो अलग से होगा, तुमने ऐसी असेंबली है जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकती है और डिस्पर्स करने के लिए उसको कहा जा सकता है, कंटिन्यू करोगे तो दंड मिलेगा। तो डिफरेंट सिनेरियो में उसको दंडित करने की व्यवस्था की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 189 की क्लॉज 1 से लेकर के क्लॉज 5 तक।
आई बिलीव आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। तो इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। चलिए बाय बाय। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।